अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDU 306 का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 46 से लेके टॉपिक नंबर 51 तक कवर करेंगे। आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 46 के साथ, जो कि है एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स वो सूरत हाल होती हैं जिसमें किसी किस्म का वाकया या प्रोसेस हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता हो या फिर इंसानी सेहत और जिंदगी को डायरेक्ट जो है वो खतरा देता हो। हैजर्ड दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल जिसमें अचानक फ्लड्स, अर्थक्वेक या स्टॉर्म्स वगैरह, या मैन मेड हैजर्ड्स भी होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल लीकेज या डिफॉरेस्टेशन वगैरह। ठीक है, जब कोई हैजर्ड एक्टिव हो जाए तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा कर देता है और जब हैजर्ड वाकई हो जाता है तो उसे इंसिडेंट या डिजास्टर कहा जाता है। एनवायरनमेंट हमें जरूरी रिसोर्सेज देता है जैसे पानी, हवा, मिनरल्स, लकड़ी, जो इंसानी जिंदगी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जब नेचर का बैलेंस या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और इसका नेचुरल लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाए, तब एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जैसे स्टॉर्म्स आ जाते हैं, ड्रॉट्स या फ्लड्स आ जाते हैं, पॉल्यूशन बढ़ जाती है, जो हैजर्ड्स और डिजास्टर्स को ट्रिगर कर देते हैं। यानी जब इंसान किसी प्रोसेस एनवायरनमेंट का मुतवाज़न निज़ाम बिगाड़ दे तो ये हैजर्ड्स पैदा होते हैं जो नॉर्मल लाइफ, प्रॉपर्टीज और कम्युनिटी के एसेंशियल फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद टॉपिक 47 स्टार्ट होता है जो कि है डिजास्टर। डिजास्टर उस सूरत हाल को कहते हैं जहां किसी कम्युनिटी या सोसाइटी का निजाम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए कि लोग, सामान, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट सबको बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच जाए। डिजास्टर की खास बात ये होती है कि उसका असर इतना गहरा होता है कि जो कम्युनिटी है वो अपने रिसोर्सेज से अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकती। यानी उनके पास जितने रिसोर्सेज, लोग, पैसे या फैसिलिटीज होती हैं वो इस तबाही को कंट्रोल करने के लिए काफी नहीं होती। आज के एकेडमिक नजरियात के मुताबिक डिजास्टर हमेशा किसी हैजर्ड प्लस वल्नरेबिलिटी का नतीजा होते हैं। हैजर्ड एक नेचुरल या ह्यूमन मेड थ्रेट होता है, लेकिन वो तभी डिजास्टर बनता है जब जहां वो होता है वहां लोग या सिस्टम वल्नरेबल हो। अगर हैजर्ड किसी ऐसे इलाके को हिट करे जहां वल्नरेबिलिटी बहुत कम हो, जैसे अन इनहैबिटेड एरियाज जहां कोई रहता ही नहीं है, तो वहां कोई डिजास्टर नहीं होता। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो है डिजास्टर्स का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। रिसर्च के मुताबिक नेचुरल हैजर्ड्स की वजह से होने वाले लॉसेस इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के मुकाबले 20 गुना यहाँ ज्यादा होते हैं जब जीडीपी का परसेंटेज देखा जाए। इसकी वजह यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में रिसोर्सेज कम, प्लानिंग वीक और वल्नरेबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखने की बात आपके लिए ये है कि डिजास्टर्स जो है वो हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी और लो कैपेसिटी की वजह से आते हैं। हैजर्ड जो है वो अकेला डिजास्टर नहीं होता, वल्नरेबिलिटी इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और जब लोकल रिसोर्सेज कम हो तो डिजास्टर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 48 की तरफ जो कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। नेचुरल हैजर्ड्स वो तभी वाकयात या प्रोसेसेस होते हैं जो जमीन, हवा और पानी के निजाम से पैदा होते हैं। ये हैजर्ड जियोलॉजिकल या मीटियोरोलॉजिकल दोनों किस्म के हो सकते हैं, यानी जमीन के नीचे के चेंजेस की वजह से भी और मौसम या एटमॉस्फेयर की तब्दीलियों की वजह से भी हो सकते हैं। नेचुरल हैजर्ड्स उन इवेंट्स को कहते हैं जो किसी नेचुरल फिजिकल प्रोसेस की वजह से आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बारिश, अर्थक्वेक्स या बर्फानी तूफान वगैरह। इस कैटेगरी में वो तमाम फिनोमेना शामिल हैं जो लिथोस्फीयर यानी कि जमीन, हाइड्रोस्फीयर यानी कि पानी और एटमॉस्फेयर यानी कि हवा से ओरिजिनेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक कोस्टल एरोजन यानी कि समुद्री किनारों का जो घिसना होता है ये कोस्टल एरोजन कहला होता है। वोल्केनिक इरप्शन, आग फटने का जो पहाड़ होता है। ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, ड्रॉट क्या होता है, कहत सानी होती है ड्रॉट। ठीक है, फ्लड्स हैं या सुनामी, टॉर्नाडोज, ब्लिज़र्ड्स, ठीक है, ये तमाम इसकी वजह से पैदा हो रहे होते हैं। नेचुरल हैजर्ड्स को दो बड़ी कैटेगरीज में ना फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक है हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक हैजर्ड, ये वेदर से रिलेटेड है, और दूसरा है जियोफिजिकल या जियोलॉजिकल हैजर्ड्स, ये जमीन से रिलेटेड है।
ठीक है। हाइड्रोमीटियोरोलॉजिकल की अगर हम बात करें ना, तो ये हैज़र्ड्स क्लाइमेट और वेदर से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो है वो फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर्स या टॉर्नेडोज़ वगैरह शामिल होते हैं। ये वो वाक़यात होते हैं जो बारिश, टेम्परेचर या पानी के निज़ाम में तब्दीली की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है? जियोफिज़िकल की बात करें तो ये हैज़र्ड्स ज़मीन की तहों में होने वाले नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस या सुनामीज़ वगैरह। जियोफिजिकल हैजर्ड्स ज्यादा डेंजरस इसलिए होते हैं क्योंकि ये अचानक आते हैं और ज्यादा वार्निंग टाइम नहीं देते। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक 49 की तरफ, जो कि है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। ठीक है, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स उन तमाम खतरों को कहते हैं जो जिंदा चीजों से पैदा होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इंसेक्ट्स, जानवर, प्लांट्स, बर्ड्स, हत्ता के ह्यूमंस भी। ऐसे हैजर्ड्स को बायो हैजर्ड्स भी कहा जाता है और ये आमतौर पर डिजीजेस, एपिडेमिक्स जैसे वबाएं वगैरह होते हैं या इन्फेस्टेशन की सूरत में सामने आते हैं। इन हैजर्ड्स की वजह से छोटे इन्फेक्शन से लेकर बहुत सीवियर बीमारियां जो है वो भी फैल सकती हैं, जैसे एड्स, टीबी, एलर्जीज, स्किन इरिटेशन और कभी-कभी मौत तक वाक़ई हो जाती है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक है पैथोजन यानी बीमारी फैलाने वाले किरदार, और दूसरे हैं टॉक्सिन्स यानी कि पॉइजन। ठीक है, पैथोजेंस की बात करें तो ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज फैलाते हैं, जैसे एंथ्रेक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, रिकेट्सिया। ठीक है, पैथोजेंस बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलकर मौत का सबब बन सकते हैं। ठीक है, 1918 में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक आया था। ये इतना सबसे डेडली बायोलॉजिकल हैजर्ड था जिसने सिर्फ यूएस में ही वर्ल्ड वॉर वन में मरने वालों से ज्यादा लोगों को मार दिया था, यानी एक वायरस ने जंग से ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, तो ये बात भी आपने याद रखनी है, या आपके क्वेश्चन में या आपके एमसीक्यूज में आ सकती है। ठीक है जी, दूसरी सी कैटेगरी है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स वो जहर होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स बनाते हैं। ये इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं लेकिन पैथोजेंस की तरह यूजुअली मास डेथ क्रिएट नहीं करते, जैसे मशरूम टॉक्सिन्स होते हैं या स्नेक टॉक्सिन्स हैं या इंसेक्ट टॉक्सिन्स भी होते हैं। आज के दौर में पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स बहुत से बायोलॉजिकल हैजर्ड से परेशान रहते हैं, जिनमें शामिल है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है, HIV है, ये एड्स है, ये हेंटा वायरस है, सार्स है, वेस्ट नील वायरस, डेंगू फीवर, एवियन फ्लू जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। ये तमाम डिजीज जो है ना वो ह्यूमंस, एनिमल्स और इंसेक्ट्स के इस्तेमाल से फैलकर पब्लिक हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट लिंक्ड नेचुरल हैजर्ड्स की। तो देखिए, फ्लड्स और वाइल्ड फायर्स जैसे जो हैजर्ड्स है ना वो कभी कभी जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से भी होते हैं। 1993 से 2012 के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान को 12th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री जो है वो डिक्लेयर किया गया था एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ना पाकिस्तान में हीट वेव ज्यादा होंगी, पानी का डिमांड जो है वो बहुत बढ़ेगा और एग्रीकल्चर एंड हेल्थ दोनों इसकी वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट होंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टॉपिक नंबर 50, जो कि है एनवायरमेंट हैजर्ड एंड डिजास्टर्स। फ्लड यानी सैलाब एक ऐसा वाकया होता है जिसमें पानी अपनी हद से बाहर निकलकर उस जमीन को डुबा देता है जो नॉर्मली ड्राई होती है। फ्लड अक्सर तब होता है जब नदी, तालाब या झील का पानी इतना बढ़ जाए कि वो अपने किनारे क्रॉस कर ले। कभी कभी रिवर्स में फ्लो इतना तेजी से बढ़ता है कि उनका चैनल कैपेसिटी पूरी नहीं होती, स्पेशली बेंड्स और मींडर्स यानी कि नदी के मोड़ पर, सही है, और पानी आसपास की जमीन को डुबा देता है। फ्लड्स जो हैं वो घरों, बिजनेसेस, फसलों और सड़कों को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। कुछ फ्लड्स फ्लैश फ्लड्स की शक्ल में होते हैं जो सिर्फ चंद मिनट्स में आ जाते हैं, और कभी कभी बारिश की कोई विजिबल निशानी भी नहीं होती। ठीक, लेकिन फ्लड्स कभी छोटे लेवल पर एक मोहल्ले को हिट करते हैं जो लोकल फ्लडिंग कहलाती है, और कभी पूरे रिवर्स जो है वो बेसिन तक फैल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्लड इवेंट्स जो पाकिस्तान में हुए उनका डेटा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, 2003 में ना सिंध प्रोविंस में एक बहुत बुरा फ्लड आया था। इसका सबब था कि अबव नॉर्मल मानसून रेनफॉल, ठीक है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी। अर्बन फ्लडिंग ने कराची को भी हिट किया, जहां से 2 दिन में 284.5 mm बारिश हुई, जो बहुत अनयूजुअल थी। ठीक है, 2014 में ना सितंबर 2014 में फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा बारिशों ने नॉर्दर्न एरियाज जैसे आजाद कश्मीर, पंजाब वगैरह को हिट किया। इस मैसिव रेनफॉल ने रिवर चनाब और रिवर जेहलम में फ्लड सिचुएशन जो है वो क्रिएट करती थी।
ठीक है। हर साल पाकिस्तान में लगभग 0.75 मिलियन यानी कि 7.5 लाख जो अफराद हैं वो फ्लड से बैडली इफेक्ट होते हैं। इससे मुल्क को लगभग 15% जीडीपी का लॉस होता है जो ऑलमोस्ट 2.7 बिलियन यूएस डॉलर बच जाता है। यानी हर साल सैलाब जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। ठीक है। पिछले 40 सालों में पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो 0.76 डिग्री से बढ़ चुका है, मगर सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान चित्राल यानी माउंटेनियस रीजन्स में टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री बढ़ गया है जो नेशनल एवरेज से डबल है। सही। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है। पाकिस्तान की 40% से ज्यादा पॉपुलेशन ड्रॉट, फ्लड्स और साइक्लोन जैसे नेचुरल डिजास्टर के रिस्क में रहती है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक 51 की तरफ जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स और डिजास्टर को कंटिन्यू करता है। पाकिस्तान का तकरीबन 40% एरिया जो है वो प्लेन्स और डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है। डेजर्ट्स पाकिस्तान का टोटल एरिया का 9 to 10% हिस्सा बनते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो है वो है चोलिस्तान, थरपारकर और थल डेजर्ट। ठीक है। इन तमाम रीजन का सबसे बड़ा इशू क्लीन वाटर का शॉर्टेज है। पानी की कमी की वजह से इंसान और जानवर दोनों बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार होते हैं। ये ड्रॉट प्रोन एरियाज हैजर्ड्स के लिए हाईली वल्नरेबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें एवलांच की जिसे स्नो स्लाइड भी कहा जाता है। ठीक है। ये एक ऐसा रैपिड फ्लो होता है जिसमें बर्फ जो है वो बहुत तेजी से नीचे स्लोप की तरफ गिरती है। ये यूजुअली उस वक्त होता है जब स्नो पैक यानी कि जो बर्फ की लेयर्स हैं वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देती हैं और उस पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इस तरह की एवलांच को स्लैब एवलांच भी कहते हैं। कभी कभी एवलांच जो है वो स्लो शुरू होती है और धीरे धीरे वाइड होती चली जाती है। इसको लूज स्नो एवलांच कहते हैं। ठीक है। नॉर्दर्न पाकिस्तान जैसे गिलगित बल्तिस्तान और चोलिस्तान में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एवलांच का रिस्क जो है वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जब लेट सीजन स्नोफॉल हो और फिर वेदर अचानक से गर्म हो जाए ना तो बर्फ की लेयर्स अनस्टेबल हो जाती हैं। ये कंडीशन एवलांच को ट्रिगर करती है। ठीक है। जो यहाँ एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है ना वो ये है कि 90% एवलांच इंसिडेंट्स में स्लाइड विक्टिम खुद या उसके साथियों की वजह से ट्रिगर होती है। यानी बहुत दफा इंसान की अपनी मूवमेंट ही एवलांच को एक्टिवेट कर देती है। ठीक है। ग्लोबल स्टैटिक्स भी इसके आपके साथ शेयर करूं तो एवलांचेस हर साल 150 से ज्यादा लोगों की जान ले लेती हैं। इनमें अक्सर स्कायर्स, स्नोबोर्डर्स, स्नोमोबिलर्स शामिल होते हैं। एवलांच सडन होती है लेकिन उसके वार्निंग साइंस पहले ही मौजूद होते हैं। बर्फ की क्रैकिंग साउंड्स, फ्रेश स्नो लेयर ऑन टॉप या फिर रैपिड टेम्परेचर राइज वगैरह। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन मैं इस लेक्चर को भी आपके आसानी के लिए समराइज कर देती हूँ। तो देखिए इस लेक्चर में ना हमें बताया गया है कि एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और डिजास्टर्स वो वाकयात हैं जो इंसानी जिंदगियों, मालो जायदाद और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जब कोई हैजर्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कम्युनिटी अपने रिसोर्स से हैंडल ना कर सके तो वो डिजास्टर बन जाता है। हैजर्ड्स की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें आता है नेचुरल, बायोलॉजिकल, हाइड्रो मेटीरियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल। सही है। इनमें अर्थक्वेक, फ्लड्स, ड्रॉट, वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर्स और स्टॉर्म्स वगैरह शामिल हैं। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में वायरसेस, बैक्टीरिया और डिजीजेस जैसे डेंगू, सार्स, एचआईवी, एड्स वगैरह शामिल होते हैं। पाकिस्तान एक्सट्रीम वेदर से बहुत मुतासिर होता है और वर्ल्ड की मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज में आता है। फ्लड्स सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान में, जैसे 2003 में सिंध फ्लड आया और 2014 में चनाब झेलम फ्लड आया जिनसे लाखों लोग इफेक्ट हुए। राइजिंग टेम्परेचर का एक इशू है जो कि डेजर्ट एरियाज में है जैसे थर, चोलिस्तान या थल वगैरह। सही। नॉर्दर्न एवलांचेस और पानी की कमी मुल्क को और ज्यादा वल्नरेबल बनाती है। और आखिर में ये कि डिजास्टर्स तब होते हैं जब हैजर्ड प्लस वल्नरेबिलिटी मिलकर इंसानी कम्युनिटीज को सेवरली डैमेज करते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हो या आपके कोई फीडबैक्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगी कि आपको टाइप टू रिस्पॉन्स कर सकूं। चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा
और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मिड टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह ताला जल्द हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।